हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो लर्निंग बिजनेस एंड प्रोफेशन का चल रहा था इनकम टैक्स के अंदर, उसमें एक टॉपिक मतलब 2 लेक्चर लास्ट हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने सीखा था कि एग्जैक्टली ये इनकम होती क्या है, राइट। तीसरा हेड है हमारी इनकम का। और टैक्सेबल इनकम हम किसी भी बिजनेसमैन के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोफेशनल के लिए कैलकुलेट करते हैं, और उनकी जो इनकम होती है बिजनेस से या प्रोफेशन से, इस हेड के अंदर टैक्सेबल होती है। कोई भी एक पर्सन सेम ईयर में सैलरी भी रिसीव कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है, कोई प्रोफेशन भी कर सकता है, तो तीनों से रिलेटेड इनकम उसकी यहाँ पर आएगी। उसके फॉर्मेट हमने सीखे थे कि कैसे हम उन फॉर्मेट्स को यूज़ करके टैक्सेबल इनकम फाइंड करते हैं एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस का मतलब है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें अगर सवाल में दिया हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हमें सवाल में दिया हो, तो क्या फॉर्मेट होता है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कैलकुलेट करने का, वो हमने सीखा था, राइट। दैट वाज द फर्स्ट मेथड, जिसके अंदर फॉर्मेट सीखा था हमने, सवाल भी उसका न्यूमेरिकल हमने सीखा था कि कैसे सोल्व करेंगे उस फॉर्मेट को अप्लाई करते हुए, राइट। ये बात तो है कि डेप्रिसिएशन वगैरह की कुछ रेट्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी एट द सेम टाइम। लेकिन पहला मेथड एक्रूअल बेसिस का अगर आप सीख चुके हो, जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास दिया होता है और हमें टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी होती है, तो उसके बाद बारी आती है दूसरे मेथड की। लेकिन जो भी काम हम फर्स्ट मेथड में करते हैं, उसका बिल्कुल अपोजिट काम हम दूसरे मेथड में करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट जो मेथड सीखा है उसके सवाल अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, उसी के बाद सेकंड मेथड पे जाओ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप कर चुके हो, राइट। तो मैं थोड़ा सा रिवीजन बोलता हूँ कि इनकम एक्सपेंडिचर या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि हम एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं, उसमें हम लोग एडजस्टमेंट को रीड करके सवाल में दिए हुए आइटम जो रिलेटेड होते हैं उन पर टिक लगाते हैं। और जब हम सवाल करते हैं तो P&L अकाउंट या इनकम एक्सपेंडिचर में जो भी डिसअलाउड आइटम होता है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है इस साल के, उसको हम ऐड कर देते हैं। जो भी अलाउड आइटम होता है एज एन एक्सपेंस, उसका कुछ नहीं करते हैं। इनकम डिसअलाउड लेस कर देते हैं, अलाउड का कुछ नहीं करते। ये हमारा रूल था एक्रूअल बेसिस में, ठीक है, जो हमने बहुत अच्छे से सीखा था, अप्लाई किया था। लेकिन इस रूल का अब ये जो सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं होना है। जो भी अब होगा, ये दूसरा मेथड है कैश बेसिस। जब हमारा बिजनेसमैन या प्रोफेशनल कैश बेसिस अपने अकाउंट रखता है, तो हम सवाल को कैसे डील करेंगे। कैश बेसिस अकाउंट रखता है तो वो क्या बनाता होगा, वो बनाता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, या फिर वो बनाता है कैश बुक। इन दोनों में से कोई एक चीज़ वो मेंटेन करता है। दोनों में से कुछ भी आपके सवाल में दिया हो, आपके सॉल्यूशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। सॉल्यूशन विल रिमेन द सेम। अब बात ये है कि हम इसको करेंगे कैसे। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्वेश्चन में जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट या कैश बुक दी होगी, उसमें नीचे जो एडजस्टमेंट होंगी, उन एडजस्टमेंट से रिलेटेड आइटम जो दिए होंगे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट कैश बुक में, टिक लगाएंगे हम। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो भी अलाउड रिसिप्ट्स हैं, डिसअलाउड का कुछ नहीं होना। अब डिसअलाउड से रिलेटेड देयर इज नथिंग इन द सॉल्यूशन। अब जो होना है केवल अलाउड का होना है। सिंपल सा एक लाइन का रूल है, सारी अलाउड रिसिप्ट्स ऐड करनी है, अलाउड पेमेंट लेस करना है, बस, और कुछ नहीं करना, राइट। जहाँ भी डिसअलाउड होगा कोई आइटम जो पर्सनल होगा, इस बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगा, अदर हेड का होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, प्राइवेट होगा, है ना, फाइन होगा, पेनल्टी होगी, वो डिसअलाउड होगा, उसका कुछ नहीं करेंगे हम, ठीक है जी। ये तो हम जानते हैं कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट मेथड या कैश बुक में ये अंतर होता है कि उसमें जितना हमें रिसीव हो गया वो डिटेल होती है, हम एक्रूअल बेसिस नहीं रखते, उसमें साल का नहीं। भाई इस साल की भी हमें कोई फीस मिल सकती है, पिछले साल के बकाया भी मिल सकते हैं, एडवांस भी मिल सकता है, तो वो होता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अगर मेरे से आप कहो कि सर इसका फॉर्मेट बता दो, राइट, तो फॉर्मेट मैं केवल ये बताऊंगा आपको कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल
टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए मैं जो फॉर्मेट आपको बताऊंगा वो केवल इतना होगा, देख लो। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये मेरा है, ठीक है। और इसके लिए मैं बताऊंगा आपको मुझे सबसे पहले ऐड करने हैं ऑल प्रोफेशनल रिसिप्ट्स, मतलब जो भी अलाउड इनकम है उनको मुझे ऐड करना है। या फिर मैं इसको कह दूं, अब क्योंकि कैश बुक है तो बिजनेसमैन भी तो रख सकता है ना कैश बुक। रिसीशन पेमेंट तो केवल प्रोफेशनल बनाएगा, है ना। तो कैश बुक भी हो सकती है, तो मैं इसको यहाँ भी लिख सकता हूँ ऑब्लिक करके, ऑल एडमिसेबल रिसिप्ट्स, ये मान लो आप जो भी होंगी 1 2 3 4 सारी ऐड करूंगा मैं। क्लियर। और इसको ऐड करने के बाद यहाँ तो मैं लिखूंगा डिटेल, यहाँ ऐड करके टोटल लिखूंगा। फिर इसके बाद में मैं इसमें से लेस करूंगा ऑल एडमिसेबल पेमेंट्स। एडमिसेबल माने अलाउड, अलाउड रिसीप्ट सारी ऐड करूंगा, अलाउड पेमेंट सारे लेस करूंगा, तो जो मेरा आंसर आएगा दैट शैल बी माई टैक्सेबल इनकम, राइट। सिंपली दिस इज ओनली द फॉर्मेट, नॉट गोइंग डीप इनटू दैट, राइट। तो बात ध्यान में रखना कि जब मैं यहाँ पर इस सवाल को, सॉल्यूशन को मैं एग्जीक्यूट करूँगा, तो जब भी मैं रिसीप्ट्स के लिए कोई अलाउड बोलूँगा तो उसको मैं जोड़ दूँगा, पेमेंट्स के लिए मैं अलाउ बोलूँगा उसको मैं लेस कर दूँगा। अब डिसअलाउड वर्ड चाहे मैं रिसीप्ट्स के लिए बोलूँ, पेमेंट्स के लिए बोलूँ, उसका कुछ नहीं करेंगे, नथिंग टू डू विथ डिसअलाउड आइटम। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू गो विद द सॉल्यूशन। लेट अस सी what is the information he is requiring from us within the given question. डॉक्टर अशोक मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं। अब जी साहब बिल्कुल मेडिकल वाले हैं, जैसे यूजुअली डॉक्टर में कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे हमारा नाम डॉक्टर अश्विनी शर्मा है, बहुत से लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि सर आप डॉक्टर साहब प्रैक्टिस कहाँ करते हैं। तो हम बोलते हैं साहब हम मेडिकल की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम अपने सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करते हैं, हम अपने सब्जेक्ट के डॉक्टर हैं, राइट। तो सब्जेक्ट के डॉक्टर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होते हैं, पीएचडी डिग्री वाले हम जैसे। लेकिन ये साहब मेडिकल की प्रैक्टिस होती है, एमबीबीएस एमडी वाले हैं ये, इनमें भी होती है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। जो मेडिकल कॉलेजेस में लेक्चर लेते हैं वो भी पीएचडी होते हैं, वो मेडिकल साइंसेस में करते हैं। चलो उस पर ज़्यादा डिस्कशन फिर कभी करेंगे। तो ये मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, तो ये इनका प्रोफेशन है। पार्ट टाइम फिजिशियन है हॉस्पिटल में। ये पार्ट टाइम वर्ड जो है ना, इसका मतलब ये एम्प्लॉई है वहाँ पर। तो जो एम्प्लॉई है वो पार्ट टाइम भी हो सकता है, फुल टाइम भी हो सकता है। कहीं पर भी आप नौकरी करते हो तो वहाँ पर आपको सैलरी मिलती होगी, और जो भी इनको ये इस पार्ट टाइम फिजिशियन के फॉर्म में सैलरी मिलती होगी वो इस हेड में नहीं आएगी, वो सैलरी के हेड में जाएगी। आगे लिखा हुआ है कि वो कंसल्टेंट फिजिशियन भी है XYZ लिमिटेड में ऑन अ रिटेनर फीस। कंसल्टेंट फिजिशियन मतलब बहुत सारी कंपनीज होती हैं, उन्होंने डॉक्टर को कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिया, साहब आप साल के इतने रुपए फीस लेते रहे ना हमसे और आपको इसके लिए फीस मिलेगी। तो ये इनकी प्रोफेशनल रिसिप्ट है। तो ये वाला काम इनकी प्रोफेशनल रिसिप्ट है और रिटेनर फीस इनकी प्रोफेशनल रिसिप्ट है। ये इनका सैलरी का इनकम है। आगे देखो जानकारी, मेंटेन करते हैं रिसीशन पेमेंट अकाउंट
ये मैं क्यों इतना डिटेल में बोल रहा हूँ इस बारे में? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक मुझे किसी पर्सन के प्रोफेशन के बारे में नहीं मालूम, तब तक मैं उससे रिलेटेड एडमिसेबल रिसिप्ट्स एंड एडमिसेबल पेमेंट्स की जानकारी आइडिया नहीं लगा सकता, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो सवाल जब भी करो तो ये ज़रूर पढ़ो कि किस प्रोफेशनल के लिए आप ये फाइंड कर रहे हो, राइट, ढंग से। तो देखो, इन्फॉर्मेशन ऑफ रिसीजन पेमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज एज फॉलोज। रिसिप्ट्स हमारे पास ये हैं इनकी, ठीक है, पेमेंट्स हमारे पास ये हैं इनके सामने आपके। रिटन डाउन वैल्यू कार की, फर्नीचर की दे रखी है। हमारा जो कार है, टेलीफोन है, 20% प्राइवेट पर्पज़ में यूज़ होता है, तो 80% प्रोफेशनल हो गया, 20% प्राइवेट हो गया। कार हमने खरीदी 1 जनवरी 18 को, मतलब अप्रैल 1990 के बाद। तो कार की जो डेप्रिसिएशन होती है वो कितने परसेंट होती है? 15% होती है। और बिफोर अप्रैल 1 1990 30% होती है, बाद में आपकी 15% होती है। तो अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ डॉक्टर अशोक गर्ग। ग्रॉस टोटल इनकम पूछी है, राइट। ग्रॉस टोटल इनकम अलग चीज़ है, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम अलग चीज़ है। ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के लिए आपको सारे हेड की इनकम अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जितने भी सोर्सेज से वो पैसा कमा रहा है, और उन सब की टैक्सेबल इनकम अलग अलग निकालने के बाद जोड़नी पड़ेगी, तब ग्रॉस टोटल इनकम आती है, राइट। तो अभी मैं क्या करूँगा कि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम अलग निकालूंगा और सैलरी की इनकम अलग दिखाऊंगा, क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम पूछी है। अगर इसी सवाल में केवल मुझसे ये पूछा होता कि साहब बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम निकालो, तो मैं सारे अदर हेड की जो भी इसकी रिसिप्ट है उसको इग्नोर कर देता, बस केवल बिजनेस एंड प्रोफेशन का आंसर निकाल देता। अब ये जानकारी जो सवाल की है इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो हम कार टेलीफोन पे टिक लगा लेते हैं। हमारा जो कार टेलीफोन दिख जाए हमको, ऊपर दिख गया साहब, ब्यूटीफुल है। कार कहाँ है भैया? जे रही कार की मेंटेनेंस। अच्छा, कार की मेंटेनेंस कार का खर्चा है, और वेजेस ऑफ क्लिनिकल असिस्टेंट है। ड्राइवर की सैलरी भी तो कार का ही खर्चा है, ड्राइवर तो कार का ही होगा, कार तो ड्राइवर ही चलाएगा। तो दिस इज ऑल्सो अ कार एक्सपेंस। ये मैं क्यों टिक लगा रहा हूँ? कार और टेलीफोन पे एडजस्टमेंट है, राइट। फर्नीचर भी है मेरे पास यहाँ पर। आगे चलते हैं, अब इस जानकारी को कैसे हम यूज़ करते हैं। तो कंसल्टेशन की, अब ये मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया हुआ है, इसको अप्लाई करेंगे। एडमिसेबल रिसिप्ट्स ऐड करेंगे, कंसल्टेशन फीस अलाउड, बिजनेस की रिसिप्ट से, राइट, ऐड करेंगे। लिख देते हैं कंसल्टेशन फीस अलाउड कितने रुपए की है साहब? 2,60,000। फिर दूसरा, रेम्यूनरेशन फ्रॉम हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से रेम्यूनरेशन मिला इनको, तो ये तो सैलरी है, रेम्यूनरेशन माने सैलरी होता है, तो वो मुझे सैलरी की इनकम अलग निकालनी पड़ेगी। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी मुझे इनकी अलग निकालनी पड़ेगी, राइट। इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से कि इनको रेम्यूनरेशन जो मिला कितने रुपए का मिला? 1,20,000 रुपये का मिला, राइट। उसको मैंने अलग लिख दिया है, क्लियर। रेम्यूनरेशन की जो इनकम है उसको मैंने अलग लिख दिया है, 1,20,000 रुपये। सैलरी के हेड में केवल इतना सा है, अभी पूरा सवाल पढ़ के जाएंगे तभी बताएंगे। अभी देखो, रेम्यूनरेशन लिख दिया, रिटेनर फीस फ्रॉम XYZ लिमिटेड, ये तो हमारी इसी की इनकम है, अलाउड रिसिप्ट्स है, अलाउड बोलूँगा मैं इसको, 36,000 रिटेनर फीस, राइट। कितने रुपए की है? 36,000 की, ठीक है। तो ये टोटल इसकी रिसिप्ट्स हो गई। अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो ये मेरा जो टोटल एडमिसेबल रिसिप्ट्स हो गई मेरी 2,96,000, 2,96,000। पेमेंट हमारा जो है इतना, ठीक है, रिसिप्ट्स और है नहीं तो अब ऊपर चले जाते हैं। लेस एडमिसेबल पेमेंट्स, एडमिसेबल पेमेंट्स लेस कर देते हैं।
क्योंकि रिसिप्ट साइड खत्म हो गई ना हमारी, तीनों चीज़ हम ट्रांसफ़र कर चुके ना, 2 तो इसमें आ गई, 1 सैलरी में चली गई। अब रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लिनिक, ये तो अलाउड है, इसका काम है प्रैक्टिस करना मेडिकल की, तो क्लिनिक का रेंट अपने खर्चे में दिखाएंगे ना। तो क्या है वो, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी कितने रुपए का है, 32,000 का। फिर इसके बाद देखते हैं टेलीफोन, 12,400 का खर्चा है टेलीफोन का। लेकिन टेलीफोन में एक टिक लग रहा है, इसका क्या मतलब है, टेलीफोन में टिक लग रहा है का मतलब ये है 20% टेलीफोन का यूज़ प्राइवेट है, पर्सनल पर्पस है, तो 80% प्रोफेशनल हो गया। तो अलाउड जो हम करेंगे कितना, 80%, अलाउड हम लेस करेंगे, अलाउड का ट्रीटमेंट होगा, स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया आपको। 12,400 का 80%, कैलकुलेट करिए साथ के साथ, 12,400 इंटू 80%, 9920। Now let us see the next item, printing and stationery, अलाउड है, कितने रुपए की है, 10,500 की, लेस कर दीजिए। कार मेंटेनेंस इज देयर, कार मेंटेनेंस इज देयर 42,000 की। कार पे भी एक बात लिखी हुई है, 20% यूज़ कार का प्राइवेट है, तो 80% अलाउड होगी, राइट। 42,000 इंटू 80%, 33,600। अभी देखिए कहाँ गई कार, ये रही कार मेंटेनेंस, राइट। अब वेजेस ऑफ क्लिनिकल असिस्टेंट, क्लिनिक का एक असिस्टेंट रख रखा है, उसको हम वेजेस देते हैं, अलाउड है। क्लिनिक असिस्टेंट ₹13,600। अभी ड्राइवर का सैलरी है, ये भी अलाउड है, लेकिन ड्राइवर का सैलरी कार का एक्सपेंस है, 33,600। कार 20% पर्सनल है, 80% प्रोफेशनल यूज़ है, तो 33,600 का 80%, 26,880। फिर इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डिसअलाउड है, डिसअलाउड का हमें कुछ करना नहीं है, हम ये बात समझ चुके हैं। अब नीचे देख लेते हैं कि एडजस्टमेंट जो दे रखी हैं उनका कोई प्रोग्राम है कि नहीं। प्रोग्राम है, कार की रिटन डाउन वैल्यू है 1,50,000 रुपये साल के स्टार्टिंग में, 1 अप्रैल 2019 को, तो इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो आप एज एन एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन ऑन कार 1,50,000 हमारी कार की रिटन डाउन वैल्यू साल के स्टार्टिंग में, उस पर 15% की डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए, और 80% हमारा यूज़ इसका प्रोफेशनल है, 20% पर्सनल है, तो 80% डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड इनटू दिस। इसका 15% 22,500 आता है, जिसका 80% 20,000 आ रहा होगा, 18,000, कैलकुलेट भी कर लेते हैं, इंटू 80%, 18,000। आगे देखिए आप, फर्नीचर, पॉइंट नंबर 8, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे 10% होती है, 30,000 इंटू 10%, दैट इज 3,000। आगे देखिए साहब, बाकी सब तो हो गया प्रोग्राम, कार की डेप हो गई, फर्नीचर की डेप हो गई, यूज़ भी हो गया, कार परचेज करी थी, इसी बातें से तो हमें पता चली थी कि 15% डेप लगाएंगे, 1 अप्रैल 1990 के बाद है ना, 1 अप्रैल 1990 के बाद है। ग्रॉस टोटल इनकम डॉक्टर अशोक गर्ग की पूछ रहे हैं ये असेसमेंट ईयर के लिए, ये टोटल एक्सपेंस लेस कर दो, 32,920, 10,500, 33,600, 13,600, 26,880, 18,000 प्लस 3,000, 147,500।
ये मुझे इसमें से लेस करना है, -2,96,000, दिस इज गिविंग अस 148,500, राइट। बिजनेस की इनकम कितनी आ गई? 148,500। ये प्रोफेशनल टैक्सेबल इनकम, या मैं लिख सकता हूँ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, राइट। तो ये इनकी प्रोफेशनल टैक्सेबल इनकम आ गई है ना। तो यहाँ पर अगर मेरे पास सवाल में केवल ये पूछा होता कि इनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम निकालो, तो दिस इज माय आंसर एंड माय सॉल्यूशन इज कंप्लीट। एंड बट इन दिस क्वेश्चन ही इज आस्किंग that calculate GTI, gross total income, not he is asking for only business and profession. And if this is a situation कि gross total income पूछी है, केवल business profession की income नहीं पूछी है, तो gross total income की definition ये होती है the aggregated total income of 5 heads of income। पांचों हेड की अलग अलग टैक्सेबल इनकम निकालो और उसको जोड़ो। 5 हेड कौन कौन से? सैलरी के हेड की अगर कोई इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी के हेड की अगर कोई इनकम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड कोई इनकम है, कैपिटल गेन अदर सोर्सेज से रिलेटेड कोई इनकम है, सारी निकालो अलग अलग टैक्सेबल इनकम, फिर जोड़ो, दैट इज द ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। तो अभी ये हमारा रेम्युनरेशन का, इनका सैलरी का फर्स्ट हेड का इनकम है, इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ सैलरी की और कोई जानकारी तो इन्होंने दी नहीं है, ना कोई हमारे पास अलावेंस है, ना परक्विजाइट्स है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस केवल रेम्युनरेशन है। तो हम ये जानते हैं कि सैलरी के हेड में, याद रखना है इस बात को, जो एक डिडक्शन होती है दैट इज़ 50,000 रुपीज़ की डिडक्शन। तो टोटल सैलरी को हमें 50,000 रुपये से कंपेयर करना है, उतनी मैक्सिमम डिडक्शन हम अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं, उसकी टैक्सेबल इनकम में से रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर 50,000 रुपये से कम है सैलरी तो पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ज़्यादा है तो 50,000 एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, डिडक्टेबल है। तो सैलरी को 50,000 से हम कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर हमारी 50,000 है और सैलरी हमारी 1,20,000 है, दोनों में कम 50,000, इतनी हमने इनको डिडक्शन दे दी। तो टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 70,000। अभी मैंने बताया ग्रॉस टोटल इनकम अगर आपको चाहिए तो वो आएगी आपकी सैलरी की इनकम 70,000 और बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम 148,500, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2,18,500। दिस शैल बी द ग्रॉस टोटल इनकम टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ डॉक्टर अशोक। इज इट ओके विद एवरीवन? राइट, नाउ यू हैव गॉट इट। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप एग्जाम्पल करिए, क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम आए तो बताइए, ठीक है भाई। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।